15.1 परिचय। भारतीय मूल के 20 मिलियन से अधिक लोग पीआईओ 136 देशों में फैले हुए हैं, जो विभिन्न समय और विभिन्न क्षमताओं में प्रवास कर चुके हैं। अधिकांश भारतीय प्रवासन औपनिवेशिक युग के दौरान हुआ, जो छोटे पैमाने के आंदोलनों से बड़े पैमाने पर प्रवासन में बदल गया। यह प्रवास 3 मुख्य क्षमताओं में हुआ: कैरेबियन, ओशिनिया और अफ्रीका जैसे चीनी उपनिवेशों में गिरमिटिया श्रमिकों के रूप में, 2 मलेशिया, बर्मा, म्यांमार, सीलोन, श्रीलंका में कांगनी मैस्ट्री प्रणाली के तहत, और 3 स्वतंत्र या यात्री भारतीयों के रूप में, मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका में। स्वतंत्र भारतीय, जिन्हें यात्री भारतीयों के रूप में भी जाना जाता है, भी कम संख्या में विभिन्न अन्य स्थानों पर चले गए। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों के रूप में यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ओशिनिया और मध्य पूर्व में चले गए। भारतीय डायस्पोरा को विभिन्न मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पुराने डायस्पोरा में वे लोग शामिल हैं जो भारत की आज़ादी से पहले यहाँ आए थे, जबकि नए डायस्पोरा में वे लोग शामिल हैं जो आज़ादी के बाद यहाँ आए थे। भारतीय मूल के लोग पीआईओ वे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्थानीय नागरिकता अपना ली है, चाहे वे पुराने या नए प्रवासी हों। विदेशों में रहने वाले वे भारतीय जिनके पास अभी भी भारतीय पासपोर्ट है, उन्हें अनिवासी भारतीय एनआरआई कहा जाता है। पश्चिम एशियाई देशों में भारतीय मूल की पूरी आबादी एनआरआई श्रेणी में आती है। कैरेबियन, अफ्रीका, फिजी आदि जैसे विभिन्न देशों में ऐसे पीआईओ हैं जो कुछ पीढ़ियों के बाद फिर से यूरोप, उत्तरी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में चले गए हैं, और उन्हें 2 बार प्रवासी के रूप में जाना जाता है। इस इकाई का उद्देश्य प्रवासी भारतीयों के प्रति भारत की नीति में परिवर्तन और निरंतरता का पता लगाना है। यह भारतीय प्रवासियों को शामिल करने में भारत सरकार की अनिवार्यताओं, अनुभवों, प्रयोगों और अभ्यासों की जांच करेगा, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय से लेकर 1990 के दशक में सामने आई नई सक्रिय भारतीय नीति तक जारी है और आज भी जारी है। 15.2 स्वतंत्रता पूर्व युग, महात्मा गांधी की विरासत। भारतीय प्रवासियों के प्रति भारत की प्रारंभिक प्रतिक्रिया भारतीय मूल के व्यक्तियों पीआईओ पर केंद्रित थी। भारत को आज़ादी मिलने से पहले ही दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों के लिए महात्मा गांधी की वकालत ने दक्षिण अफ्रीका को भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बना दिया था। दक्षिण अफ्रीका के नस्लीय रूप से संरचित समाज के भीतर भेदभावपूर्ण व्यवहार को संबोधित करते हुए गांधी 19वीं सदी के अंत में सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए। इसके कारण भारत इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गया और महत्वपूर्ण व्यापार संबंधों का त्याग कर दिया। विदेशों में बसे भारतीयों के लिए बेहतर कामकाजी और रहने की स्थिति की मांग भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए एक आम मुद्दा बन गई। पूर्वी अफ्रीका में भारतीय निवासियों ने अपना विरोध व्यक्त करना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मॉडल का अनुसरण करते हुए पूर्वी अफ्रीकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। पूर्वान जीवनजी ने भारतीय निवासियों की शिकायतों को आवाज दी और यहां तक कि अफ्रीकी क्षेत्र को भारतीय साम्राज्य में मिलाने का प्रस्ताव भी रखा। अफ्रीका में भारतीयों ने त्रिस्तरीय समाज के मध्य भाग पर कब्जा कर लिया, जिसमें सबसे ऊपर गोरे और सबसे नीचे काले लोग थे। उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण थी क्योंकि वे खुदरा दुकानों और व्यवसायों के माध्यम से अफ्रीकियों से जुड़े हुए थे। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने भारतीयों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए मणिलाल डॉक्टर को मॉरिशस और फिजी भेजा।
गांधी ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और उनसे अपने नए घर के शासन और अर्थव्यवस्था में वैध हिस्सेदारी की मांग करते हुए स्थानीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। रणनीति यह थी कि भारत की आज़ादी के लिए दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों को एकजुट करने के लिए राष्ट्रवाद का इस्तेमाल किया जाए। भारतीयों को भारतीय हितों के साथ अपनी पहचान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि उनके हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र भारत को आवश्यक माना गया, क्योंकि उनमें से अधिकांश बलपूर्वक औपनिवेशिक शासन के अधीन रहते थे। गांधी ने उन्हें भारत के भीतर सामाजिक सांस्कृतिक स्थान को साझा करते हुए उभरती भारतीय स्वतंत्रता के एक खंड के रूप में देखा। जवाहरलाल नेहरू के भिन्न विचारों के विपरीत पहचान और जुड़ाव की यह नीति काफी हद तक गांधी का दृष्टिकोण थी। नेहरू, जिन्होंने 1930 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर भारत की विदेश नीति की कमान संभाली थी, का इन मामलों पर एक अलग दृष्टिकोण था। 15.3 नेहरू की नीति का विकास। भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने विदेशों में भारतीयों और स्थानीय आबादी के बीच संघर्ष की भविष्यवाणी की थी। जबकि सप्रू, शास्त्री, कुंजरू और महाराज सिंह जैसे अन्य लोगों ने भी भारतीय प्रवासियों के मुद्दे का समर्थन किया, नेहरू ने विशेष रूप से बर्मा, मलाया और श्रीलंका में भारतीयों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कैरेबियन और अफ्रीका सहित विदेशों में बसे भारतीयों के प्रति भारत की नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1927 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के सचिव के रूप में नेहरू ने ए फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया लिखी। इस दस्तावेज में अन्य औपनिवेशिक देशों में भारतीय बसने वालों पर INC के रुख को रेखांकित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा अपनाए गए देशों में भारत द्वारा उनके लिए वांछित भूमिका और उनसे अपेक्षित समर्थन को निर्दिष्ट किया गया है। नेहरू ने बदलाव की वकालत करते हुए विदेशों में भारतीयों की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाया, जिन्हें अक्सर ब्रिटिश सरकार के उपकरण के रूप में देखा जाता था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विदेश जाने वाले भारतीयों को स्थानीय आबादी के साथ सहयोग करना चाहिए, सेवा के माध्यम से दोस्ती को बढ़ावा देना चाहिए। नेहरू ने भारतीयों से आग्रह किया कि वे विशेषाधिकार न मांगे, बल्कि अफ्रीकियों के साथ सहयोग करें और उनकी सहायता करें। हालांकि यह दृष्टिकोण कांग्रेस के सर्वसम्मत दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। कांग्रेस के भीतर एक और गुट, जिसमें CF भी शामिल है, एंड्रयू, श्रीनिवास शास्त्री HN, कुंजरू MM, मालवीय और OG गोखले, मुख्य रूप से अफ्रीका और अन्य जगहों पर भारतीयों के खिलाफ भेदभाव को संबोधित करने से चिंतित थे। उन्होंने श्वेत निवासियों के साथ समानता की मांग की और उनके मुद्दों को समझने और उनका समाधान करने के लिए भर्ती केंद्रों पर भारतीय श्रमिकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के विरोध का उद्देश्य भारतीय निवासियों के लिए स्थितियों में सुधार करना था। समय के साथ वहां भारतीयों के खिलाफ भेदभाव भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता बन गया, क्योंकि गांधीजी का इससे गहरा संबंध था। कांग्रेस के वामपंथी धड़े का प्रतिनिधित्व करने वाले नेहरू उस रूढ़िवादी धड़े से अलग थे, जो पूरी तरह से भारतीय प्रवासियों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करता था। 1940 के दशक के अंत तक नेहरू की चिंता मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए थी, जो भारतीय निवासियों और अफ्रीकियों दोनों का समर्थन करने की उनकी व्यापक नीति से भटक रहे थे। 1939 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की कांग्रेस को एक संदेश दिया, जिसमें उस समय अपने विदेशी नागरिकों के लिए बहुत कुछ करने में भारत की असमर्थता व्यक्त की गई, लेकिन भविष्य में समर्थन पर जोर दिया गया।
नेहरू की नीति और कांग्रेस में रूढ़िवादी और वामपंथी दलों के बीच विरोधाभास अफ्रीका में बसने वालों के लिए भारतीय समर्थन में बदलाव को समझाने में मदद करता है। 1950 के दशक की शुरुआत तक पूर्वी अफ्रीकी भारतीयों के प्रति नेहरू की नीति दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों में भी प्रचलित थी। 1929 में कांग्रेस ने दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में स्थानीय कांग्रेस संगठनों के साथ संबंध को बढ़ावा देते हुए एक विदेशी विभाग की स्थापना की। नेहरू ने 1946 में विदेशी संबंधों की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय भेदभाव के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाया। स्वतंत्रता के बाद नेहरू ने अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि उनकी नागरिकता उनमें भारत के राजनीतिक हित को निर्धारित करती है। उन्होंने भारतीय अप्रवासियों को सलाह दी कि यदि वे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं तो या तो अपने मेजबान देश में एकीकृत हो जाएं या भारत लौट आएं, जिससे भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान होने से रोका जा सके। 1950 में नेहरू अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में भारतीयों, मुख्य रूप से व्यापारिक लोगों की महत्वपूर्ण उपस्थिति के बारे में स्पष्ट थे। उन्होंने उन्हें और अफ्रीका में हमारे प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिए, स्थानीय आबादी के हितों को प्राथमिकता दें। नेहरू ने इस बात पर जोर दिया कि उन देशों में लोगों की कीमत पर कोई निहित स्वार्थ नहीं होना चाहिए। छाबड़ा 1978-15। इस परिप्रेक्ष्य को कई बार दोहराया गया। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बारे में उन्होंने कहा कि यदि वे अपने मेजबान देश की राष्ट्रीयता अपना ले तो भारत को उनसे कोई चिंता नहीं होगी। हालांकि भावनात्मक चिंताएं हो सकती है। राजनीतिक रूप से वे भारतीय नागरिक नहीं रहेंगे। भारत की विदेश नीति 1946 से 61, 1957, 130। 1953 में नेहरू ने कहा, अफ्रीका और वहां मौजूद भारतीयों के संबंध में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार अफ्रीकियों के हितों के खिलाफ किसी भी चीज का समर्थन नहीं करती है। छाबड़ा 1978-15। नेहरू का मानना था कि भारतीय मूल के व्यक्तियों पीआईओ के लिए भारत सरकार की खुली कार्रवाई से उन्हें मदद की बजाय नुकसान होगा। उन्होंने लोगों से लोगों के बीच संपर्क और गैरसरकारी संगठनों का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने विदेशों में भारतीयों की दोहरी वफादारी पर जोर दिया, खासकर भारत-चीन युद्ध के दौरान, जब भारत के रक्षा प्रयासों के लिए पूर्वी अफ्रीका में एशियाई लोगों के योगदान का स्वागत किया गया था। नेहरू ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों की अपने गोद लिए हुए देश और अपने मूल देश दोनों के प्रति दोहरी वफादारी को स्वीकार किया। गुप्ता 1974, 134। जब अफ्रीका में एशियाई लोगों ने भारतीय वस्तुओं की अपेक्षा चीनी वस्तुओं को बढ़ावा दिया तो भारत ने इसे बेईमानी माना। जबकि नेहरू ने अफ्रीकियों की प्रधानता की वकालत की, ऐसे उदाहरण भी थे जिन्होंने चिंताएं पैदा की। एशियाई संबंध सम्मेलन के दौरान दक्षिण अफ्रीकी भारतीय नेताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से किसी भी अश्वेत प्रतिभागी ने भाग नहीं लिया। नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में जब संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद का मुद्दा उठाया गया तो भारत ने केवल भारतीयों के खिलाफ भेदभाव पर ध्यान केंद्रित किया। बाद में काले अफ्रीकियों को शामिल करने के लिए अपनी नीति का विस्तार किया। इस बदलाव के कारण अफ्रीकियों के साथ तनाव पैदा हो गया। दुबे 1968। 1960 से 66 के बीच भारत ने विदेशों में बसने वाले भारतीयों को अफ्रीका के साथ राजनयिक संबंधों में संपत्ति के बजाय बाधा के रूप में देखा। चीनी हमले के बाद पीआईओ के खिलाफ भेदभाव का परिणाम कम प्रतीत हुआ। जब नेहरू ने विदेशों में भारतीयों पर भारत का रुख विकसित किया
तो तीसरी दुनिया के कई देश अभी भी उपनिवेश थे। स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले भारत विदेशों में बसने वाले भारतीय लोगों के इलाज के बारे में चिंतित था। इसका लक्ष्य ब्रिटिश शासकों को प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए जवाबदेह बनाना और श्वेत निवासियों की तुलना में उचित व्यवहार सुनिश्चित करना था। यह धारणा कि यह जिम्मेदारी जारी रहेगी कभी कभी संसद और प्रेस में चर्चा की गई। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार भारतीय निवासियों का पूर्ण समर्थन नहीं कर सकी और केन्या और दक्षिण अफ्रीका में श्वेत उपनिवेशवादी नेताओं ने भारतीय स्वतंत्रता को अफ्रीका में ब्रिटिश शासन के लिए खतरे के रूप में देखा। उन्होंने नेहरू को एक हिंदू कम्युनिस्ट करार दिया, जिसका लक्ष्य यूरोपीय शासन को भारतीय शासन से बदलना था। उनके प्रचार ने पर्याप्त भारतीय आबादी वाले अफ्रीकी उपनिवेशों पर भारतीय भयावह डिजाइनों को दर्शाया, भारतीय निवासियों को पूरी तरह से आर्थिक शोषण में रुचि रखने वाले के रूप में चित्रित किया। इस धारणा ने भारतीय नेताओं को विदेशों में भारतीयों के मुद्दे के प्रति संवेदनशील बना दिया। बर्मा, मलेशिया और युगांडा जैसे पड़ोसी देशों में भारतीय प्रवासियों की स्थितियों को नजरअंदाज कर दिया गया और भारत से निकटता के कारण सीलोन के बारे में कुछ विरोध प्रदर्शन उठाए गए। भारत ने सीलोन के नागरिकता अधिनियम पर आपत्ति जताई, जिसने भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) को अयोग्य घोषित कर दिया। एक लंबा और सूक्ष्म मुद्दा होने के बावजूद पीआईओ मामले को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय चिंता के रूप में निपटाया गया। विविध समस्याएं, पीआईओ की विभिन्न स्थिति और स्थितियां, और भारत के सीमित प्रभाव ने नए भारतीय राज्य को प्रवासी मुद्दों को सीधे संबोधित करने से रोक दिया। इसके अतिरिक्त नेहरू की अन्य प्राथमिकताएं भी थीं, जैसे शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता में अफ्रीकी एशियाई देशों को तटस्थ रखने के लिए उन्हें संगठित करना। इसलिए इस लामबंदी प्रयास के दौरान अफ्रीका में पीआईओ मुद्दे पर जोर नहीं दिया गया। नेहरू ने भारतीयों से एशिया और अफ्रीका में स्थानीय लोगों का समर्थन करने का आग्रह किया, न केवल उनकी मान्यताओं के कारण बल्कि व्यावहारिक कारणों से भी। केन्या में यूरोपीय लोगों की तुलना में अधिक भारतीय निवासी थे और यूरोपीय समुदाय केन्या को मुख्य रूप से श्वेत राष्ट्र के रूप में बनाए रखना चाहता था। अफ्रीका में गोरों ने भारतीयों का कड़ा विरोध किया, जिसके कारण 1944 से 49 के बीच केन्या, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका में दंगे हुए। यदि उनके संघर्ष में अफ्रीकियों की एकता से समझौता किया गया होता, तो श्वेत केन्याई निवासियों ने पूर्वी अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीकी जैसी व्यवस्था लागू कर दी होती। इसे रोकने के लिए भारतीय निवासियों के लिए अश्वेतों के साथ जुड़ना महत्वपूर्ण था, भले ही इसके लिए उन्हें अपने अल्पकालिक हितों का त्याग करना पड़े। कैरेबियन में भारतीय प्रवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया, क्योंकि वे भौगोलिक रूप से दूर थे। सीलोन, बर्मा या अफ्रीका में भारतीय समुदायों के मुद्दों ने भारत से निकटता के कारण अधिक ध्यान आकर्षित किया। नेहरू और अन्य भारतीय नेताओं ने अपनी समस्याओं के बारे में संपर्क और जागरूकता की कमी के कारण कैरेबियन में भारतीय प्रवासियों की उपेक्षा की। 9 अगस्त 1948 को नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय आयुक्त उन भारतीयों के लिए कांसुलर मामलों को नहीं संभालेंगे जिन्हें भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, यानी उन क्षेत्रों में स्थायी निवासी नहीं है। केन्या में माओ माओ विद्रोह 1952 से 53 के दौरान कुछ भारतीय निवासियों ने विद्रोहियों का पक्ष लेने के आरोपों का सामना करते हुए अंग्रेजों का समर्थन किया। केन्या में कुछ यूरोपीय लोगों ने दावा किया कि नई दिल्ली ने विद्रोह को प्रोत्साहित किया। केन्या में भारतीय राजदूत अबाबी पंत को माओ माओ समस्या को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश संसद में आरोपों का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के विपरीत
भारत ने नरम रुख अपनाया और दबाव में पंत को वापस बुला लिया। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में भारतीयों को भारत-अफ्रीकी संबंधों में बाधा के रूप में देखा जाता था। 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद भारत के अलगाव का पता चला। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1964 में अफ्रीकी देशों का दौरा किया और भारतीय निवासियों से अफ्रीकी लोगों के साथ पूरी तरह से जुड़ने और समाज में योगदान देने का आग्रह किया। उनके जोर देने के बावजूद उनके दौरे के कार्यक्रम से पता चला कि उन्होंने अफ्रीका में भारतीय निवासियों और समुदाय के नेताओं को भारत के राजदूत मानते हुए उनसे मुलाकात को प्राथमिकता दी। इसने नेहरू की नीति में बदलाव को चिन्हित किया, क्योंकि भारतीय निवासी भारत के लिए सद्भावना पैदा करने में सहायक बन गए। फिजी के दौरे के दौरान श्रीमती गांधी ने नेहरू की नीति से हटकर भारतीय निवासियों के कल्याण के लिए एक मातृ चिंता व्यक्त की। भारतीय निवासियों को अब भारत के हितों को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी साधन माना जाने लगा। 1960 के दशक के उत्तरार्ध तक यह एहसास बढ़ रहा था कि अफ्रीका में भारतीयों को उनके पासपोर्ट की परवाह किए बिना भारत की अफ्रीका नीति से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। यह अफ्रीका में भारत की आर्थिक कूटनीति के अनुरूप था, क्योंकि पूर्वी अफ्रीका में बसने वाले भारतीय लोगों के पास अफ्रीकी देशों में भारतीय आर्थिक पहल का समर्थन करने के लिए पूंजी और इच्छा थी। चिंतन और कार्य 15.1 20वीं सदी के मध्य में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति क्या थी? भारतीय प्रवासियों के प्रति नेहरू की नीति का मुख्य जोर क्या था? नेहरू की तुलना में भारतीय प्रवासियों के प्रति इंदिरा गांधी की नीति में क्या बदलाव आया? इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं रिफ्लेक्शन एंड एक्शन 15.1 पर एक व्यापक प्रतिक्रिया प्रदान करूंगा, जिसमें 20वीं सदी के मध्य में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति, भारतीय प्रवासियों के प्रति नेहरू की नीति का मुख्य जोर और इंदिरा में बदलाव को शामिल किया जाएगा। नेहरू की तुलना में गांधी की नीति। 20वीं सदी के मध्य में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति। 20वीं सदी का मध्य दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि थी, क्योंकि वे रंगभेद प्रणाली की कठोर वास्तविकताओं से जूझ रहे थे। भारतीय समुदाय द्वारा सामना किया जाने वाला नस्लीय भेदभाव न केवल गहरी जड़ें जमा चुके पूर्वाग्रहों का प्रतिबिंब था, बल्कि बुनियादी मानवाधिकारों का भी घोर उल्लंघन था। 1950 में लागू समूह क्षेत्र अधिनियम ने भारतीयों सहित विभिन्न नस्लीय समूहों को अलग-अलग आवासीय क्षेत्रों में रहने के लिए मजबूर किया, जिससे एक अलग समाज बना रहा। भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका के आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचे में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद व्यवस्थित रूप से कई अवसरों से बाहर रखा गया था। उन्हें शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, जिससे हाशिए पर जाने का चक्र मजबूत हुआ। महात्मा गांधी जैसे नेताओं के नेतृत्व में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष ने नागरिक अधिकारों और समानता की वकालत करने वाले भविष्य के आंदोलनों की नींव रखी। गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन ने दक्षिण अफ्रीका में उनके समय के दौरान जड़ें जमानी शुरू कर दी, जिससे सक्रियता की विरासत के लिए मंच तैयार हुआ, जिसने बाद में दुनिया भर के आंदोलनों को प्रभावित किया, जिसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन भी शामिल था। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के मध्य में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए गहरी चुनौती और लचीलेपन का दौर शुरू हुआ, जिसने विश्व स्तर पर उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों और नागरिक अधिकार आंदोलनों के बड़े आख्यान के लिए पृष्ठभूमि प्रदान की। भारतीय प्रवासियों के प्रति नेहरू की नीति का मुख्य जोर। भारतीय प्रवासियों के लिए नेहरू का दृष्टिकोण केवल उनकी उपस्थिति की मान्यता से परे था।
इसका उद्देश्य भौगोलिक सीमाओं से परे एक गहरे और सार्थक संबंध को बढ़ावा देना था। नेहरू की नीति का सांस्कृतिक कूटनीति पहलू केवल परंपराओं को संरक्षित करने के बारे में नहीं था, बल्कि एक जीवंत वैश्विक भारतीय पहचान बनाने के बारे में भी था। नेहरू ने धारणाओं को आकार देने में नरम कूटनीति की शक्ति को समझा और उन्होंने प्रवासी भारतीयों को अमूल्य सांस्कृतिक राजदूतों के रूप में देखा, जो भारत के बारे में दूरियों को पाट सकते हैं और रूढ़िवादिता को दूर कर सकते हैं। नेहरू की नीति का राजनीतिक एकजुटता घटक भी उतना ही महत्वपूर्ण था। ऐसे समय में जब शीत युद्ध के तनाव बढ़ रहे थे, नेहरू ने सावधानीपूर्वक कूटनीतिक मार्ग अपनाया, गुटनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया और प्रवासी भारतीयों को अपने मेजबान देशों के राजनीतिक परिदृश्य में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दृष्टिकोण ने भारतीय प्रवासियों को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रभावशाली खिलाड़ियों के रूप में स्थापित किया, जिससे भारत की छवि एक तटस्थ और शांतिपूर्ण राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ी। राजनीतिक सहभागिता पर नेहरू का जोर न केवल भारत के हितों की सेवा करना था, बल्कि लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के व्यापक आदर्शों में योगदान देना भी था। प्रवासी भारतीयों को अपने द्वारा अपनाए गए देशों की राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके नेहरू ने अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत दुनिया की दिशा में काम करने वाले व्यक्तियों के एक वैश्विक नेटवर्क की कल्पना की। नेहरू की तुलना में इंदिरा गांधी की भारतीय प्रवासियों के प्रति नीति में बदलाव। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में स्वतंत्रता की सुबह पदभार संभाला था। नेहरू की विदेश नीति की विशेषता गुटनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता और वैश्विक मंच पर शांति को बढ़ावा देना थी। भारतीय प्रवासियों के संदर्भ में नेहरू ने अपेक्षाकृत दूर का रिश्ता बनाए रखा। नेहरूवादी युग को अंतर्मुखी दृष्टिकोण द्वारा चिह्नित किया गया था, जो राष्ट्र निर्माण और घरेलू चुनौतियों का समाधान करने पर केंद्रित था। ऐतिहासिक प्रवासन और ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत के कारण दुनिया भर में बिखरे हुए भारतीय प्रवासी नेहरू की विदेश नीति में केंद्रीय स्थान पर नहीं थे। हालांकि प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, विशेषकर 1970 के दशक में, भारतीय प्रवासियों के प्रति इंदिरा गांधी की नीति में बदलाव अधिक स्पष्ट हो गया। इस परिवर्तन में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारक विदेशों में भारतीय प्रवासियों की आर्थिक क्षमता और प्रभाव की पहचान थी। इंदिरा गांधी की सरकार ने अपने मेजबान देशों की अर्थव्यवस्थाओं और परिणामस्वरूप भारत के अपने आर्थिक हितों में प्रवासी समुदायों के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया। इसके अलावा इंदिरा गांधी के समय में भूराजनीतिक गतिशीलता के कारण भारत की विदेश नीति में मुखरता बढ़ी। प्रवासी भारतीयों को राजनयिक संबंध बनाने और विश्व स्तर पर भारत की नरम शक्ति को बढ़ावा देने में एक संभावित संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई थी। इंदिरा गांधी ने राष्ट्र के लिए एक रणनीतिक संसाधन के रूप में भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ने की कोशिश की। इस अवधि के दौरान एक महत्वपूर्ण विकास 2004 में प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय (MOIA) की स्थापना थी। हालांकि इस तरह की भागीदारी के लिए जमीनी कार्य पहले ही शुरू हो गया था। यह संस्थागतकरण भारतीय प्रवासियों की चिंताओं और जरूरतों को संबोधित करने की दिशा में एक अधिक संरचित और संगठित दृष्टिकोण को दर्शाता है। MOIA का गठन नेहरू के युग से स्पष्ट विचलन था, जहां ऐसा कोई समर्पित मंत्रालय मौजूद नहीं था। इंदिरा गांधी की नीतिगत बदलाव ने प्रवासी भारतीयों के राजनीतिक महत्व पर भी विचार किया। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में प्रभावशाली भारतीय समुदायों के उदय ने भारत सरकार को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर रणनीतिक समर्थन के लिए उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। निष्कर्षतः
भारतीय प्रवासियों के प्रति इंदिरा गांधी की नीति ने नेहरू के दृष्टिकोण से एक अलग बदलाव को चिह्नित किया। वैश्विक मंच पर प्रवासी भारतीयों के आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक महत्व की मान्यता इसकी विशेषता थी। यह बदलाव अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बदलती गतिशीलता और 1970 के दशक के दौरान वैश्विक क्षेत्र में भारत की बढ़ती मुखरता के अनुरूप था। 15.4 1970 और 80 के दशक की प्रवासी समर्थक नीतियों का परीक्षण। 1967 में केन्याई सरकार ने गैरनागरिकों, मुख्य रूप से भारतीयों को काम और निवास परमिट प्राप्त करने का निर्देश देकर अपनी अर्थव्यवस्था के केन्याकरण की शुरुआत की। इन परमिटों ने उनकी व्यापारिक गतिविधियों को विशिष्ट क्षेत्रों और वस्तुओं तक सीमित कर दिया। हालांकि यह नीति केन्या की आंतरिक नीति थी, भारत ने प्रभावित व्यक्तियों को अपने ब्रिटिश पासपोर्ट त्यागने और स्थानीय नागरिकता प्राप्त करने की सलाह दी। भारतीय राजनयिकों ने भी भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) को इस कदम का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन प्रतिक्रिया सीमित थी। सलाह का अनुपालन करने का मतलब था कि पीआईओ को स्थानीय अफ्रीकी समुदाय के साथ एकीकृत होना था, जिसमें संभावित रूप से अपनी बेटियों की शादी अफ्रीकियों से करना भी शामिल था। हालांकि कई पीआईओ सामाजिक असुरक्षा और पश्चिमी परिवेश में अपने बच्चों पर सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में चिंताओं के कारण इंग्लैंड में प्रवास करने के लिए अनिच्छुक थे। गरीबी, गंदगी और बेरोजगारी के कारण भारत लौटना भी अवांछनीय था। इसके अतिरिक्त भारतीय नीतियों ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ रक्षा निधि के लिए 2 वर्षों में 3 बार पीआईओ से वित्तीय सहायता मांगकर अपने संबंधों को मजबूत किया। धार्मिक नेताओं, दान निधि संग्रहकर्ताओं और राजनेताओं सहित भारत के कई आगंतुकों ने पीआईओ के साथ संपर्क बनाए रखा, जिससे उनकी पारस्परिक निर्भरता और मजबूत हुई। हालांकि मौजूदा संकट के दौरान भारत की प्रतिक्रिया पिछली स्थितियों से भिन्न थी। भारतीय संसद ने इस मामले पर व्यापक चर्चा की और श्रीमती इंदिरा गांधी ने बहस के दौरान हस्तक्षेप करते हुए सदस्यों को आश्वस्त किया कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। भारतीय विदेश राज्य मंत्री बी.आर. भगत को श्रीमती इंदिरा गांधी के केन्याता के निजी संदेश के साथ नैरोबी भेजा गया था। जब भगत भारत लौटे तो उन्होंने संसद में स्वीकार किया कि केन्या में व्यापक अफवाहें थीं कि भारत देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाला था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य उनसे अपनी नीति को आसान बनाने के लिए कहना था। भारतीय लोकसभा बहस श्रृंखला 4, 1968, 101, 114। भगत की राष्ट्रपति केन्याता के साथ एक निर्धारित बैठक थी, लेकिन नैरोबी पहुंचने पर इसे रद्द कर दिया गया। उपराष्ट्रपति और अन्य अधिकारियों से मुलाकात के बावजूद भगत ने श्रीमती गांधी का पत्र केन्याता को नहीं दिया। भारतीय संसद ने रद्दीकरण को भारत के प्रति अपमान माना। भारत में संदेह था कि ब्रिटेन इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि ब्रिटिश सूत्र यह विचार फैला रहे थे कि भारत का केन्या के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का इरादा है। भारत और नैरोबी दोनों में जनमत उत्तेजित हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने टिप्पणी की, लेकिन अगर निहितार्थ यह है कि राष्ट्रपति केन्याता किसी तीसरे पक्ष द्वारा उनके लिए बिछाए गए जाल में फंस गए, तो इससे उनके राजनीतिक कौशल को कोई श्रेय नहीं मिलता। टाइम्स ऑफ इंडिया, 1963। नैरोबी में डेली नेशन ने भगत की नियुक्ति रद्द करने को उचित ठहराया, संदेश किसी और को न सौंपने के उनके फैसले की आलोचना की और उनके आचरण को बुरे स्वभाव वाला करार दिया। तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त प्रेम भाटिया ने अपनी बाद की किताब में इस घटना का जिक्र करते हुए कहा, मेरे विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ा।
मुझे सूचित किया गया कि यह कदम एक राजनीतिक निर्णय पर आधारित था और इसे पहले ही सरकारी प्रतिबद्धता के रूप में घोषित किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में मेरे पास खराब काम में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए खुद को तैयार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भाटिया 1973 130। फिर भी केन्या सरकार ने गैर नागरिकों के लिए परमिट को नवीनीकरण की संभावना के साथ 1 से 2 साल तक की लंबी अवधि के लिए बढ़ा दिया। भारत सरकार ने केन्या में भारतीय निवासियों को भारत के नीति ढांचे में शामिल करने के लिए द्विपक्षीय स्तर पर आर्थिक प्रयास शुरू किए। केन्याई पीआईओ, भारतीय मूल के व्यक्ति और भारतीय पूंजी के साथ अफ्रीका भारत विकास निगम की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। लक्ष्य भारतीय समुदाय को केन्या के आर्थिक जीवन में एकीकृत करना, बहुनस्लीय समाज की नींव को मजबूत करना था। AICC 1966। हालांकि यह योजना सफल नहीं हुई, लेकिन इसने अफ्रीका में पीआईओ के प्रति भारतीय नीति में बदलाव का संकेत दिया। एक अन्य पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा ने भी इस बदलाव को प्रतिबिंबित किया। जनवरी 1971 में जब ईदी अमीन ने युगांडा में सत्ता संभाली तो उनका लक्ष्य युगांडा की पूरी अर्थव्यवस्था को अफ्रीकियों के हाथों में सौंपना था। अमीन ने युगांडा में 80,000 एशियाई लोगों पर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और घोषणा की कि युगांडा में उनके लिए कोई जगह नहीं है। जो पीआईओ केन्याई नागरिक, ब्रिटिश पासपोर्ट धारक या भारतीय पासपोर्ट धारक थे, उन्हें 8 नवंबर 1972 से पहले 90 दिनों के भीतर छोड़ना पड़ा। अमीन ने पीआईओ के निष्कासन को मुक्ति युद्ध का हिस्सा बताया। जवाब में भारतीय उप विदेश मंत्री ने संसद को आश्वासन दिया कि भारत युगांडा के अधिकारियों के संपर्क में है और वहां भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा। लुसाका में रहते हुए भारतीय राष्ट्रपति ने विभिन्न अफ्रीकी देशों में भारतीय मूल के लोगों के लिए पैदा हुई अनिश्चितता पर चिंता व्यक्त करते हुए निष्कासन की निंदा की। उन्होंने स्वतंत्र अफ्रीका में भी नस्लवाद की संभावित घुसपैठ पर प्रकाश डाला। गुप्ता 1974 232 में उद्धृत। भारत में जनमत ने अमीन के इस दावे को दृढ़ता से खारिज कर दिया और उसका मजाक उड़ाया कि भारत तंजानिया और जाम्बिया के साथ युगांडा पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। हालांकि भारत ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि वह अमीन को निष्कासन की समय सीमा बढ़ाने के लिए मनाने के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का समर्थन करेगा। भारत ने अफ्रीकी मामलों में हस्तक्षेप के रूप में गलत व्याख्या को रोकने और अफ्रीकी एशियाई एकजुटता को बनाए रखने के लिए सख्त रुख अपनाने से परहेज किया। भारत के सतर्क दृष्टिकोण का मुख्य कारण यह विश्वास था कि युगांडा में सार्थक कार्रवाई के बिना कड़े शब्द एशियाई विरोधी प्रतिक्रिया को भड़का सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 6 अक्टूबर 1972। युगांडा संकट ने भारत को अफ्रीकी राज्यों में नेतृत्व और राजनीतिक प्रणालियों में विविधता को पहचानने के लिए प्रेरित किया। भारत को एहसास हुआ कि अफ्रीकी एशियाई एकजुटता के लिए उसके समर्थन को उसके दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों पर विचार करने की आवश्यकता है। अफ्रीकी उपनिवेशवाद को खत्म करने के लिए भारत के लगातार समर्थन के बावजूद किसी भी अफ्रीकी देश ने, यहाँ तक कि भारत के मित्रवत और अमीन के कार्यों का विरोध करने वाले देशों ने भी, सहानुभूति के संकेत के रूप में निष्कासित भारतीयों को समायोजित करने की पेशकश नहीं की। भारत ने अपनी बचत और संपत्ति के साथ पुनर्वास की इच्छा रखने वाले भारतीय मूल के लोगों पीआईओ के प्रवेश पर कभी रोक नहीं लगाई है। भारत सरकार ने एशियाइयों को भारत में बसने के लिए विशेष प्रावधान और प्रोत्साहन दिए, लेकिन अधिकांश ने वापस न लौटने का फैसला किया। हालांकि भारत का संयमित दृष्टिकोण
अमीन को भारतीय पासपोर्ट धारकों को उनके व्यवसायों और संपत्तियों के लिए मुआवजा देने के लिए राजी करने में सफल साबित हुआ। यह रियायत अन्य राष्ट्रीयताओं के भारतीयों को नहीं दी गई थी। यह अनुभव वर्षों बाद तब दोहराया गया जब फिजी में बावडरा सरकार की बर्खास्तगी और उसके बाद वहां पीआईओ विरोधी आंदोलनों के दौरान इसी तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा। फिजी पूर्वी अफ्रीका की घटनाओं के बाद फिजी में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ। भारत के सरकारी रुख में बदलाव 1987 में फिजी में सैन्य तख्तापलट के दौरान स्पष्ट हो गया। यह बदलाव मीडिया में ध्यान देने योग्य था, जहां प्रेस ने आक्रामक रूप से भारत समर्थक फिजी सरकार को उखाड़ फेंकने को कवर किया। भारत के पास बलपूर्वक हस्तक्षेप करने की शक्ति का अभाव था, इसलिए उसने स्थिति से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया जैसी क्षेत्रीय शक्तियों से समर्थन मांगा। भारत ने फिजी में भारतीय प्रवासियों के खिलाफ भेदभाव की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए एनएएम शिखर सम्मेलन, राष्ट्रमंडल समूह, संयुक्त राष्ट्र और अन्य जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग किया। यह भेदभाव के मुद्दों को संबोधित करने के भारत के पिछले दृष्टिकोण से विचलन का प्रतीक है। दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों की स्थिति भारत से भिन्न थी। इससे पहले भी कि महात्मा गांधी ने 1920 के दशक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में असहयोग, सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह और शांतिपूर्ण विरोध की अपनी रणनीति अपनाई थी, उन्होंने 19वीं सदी के अंत में दक्षिण अफ्रीका में इनमें से कई तरीकों का इस्तेमाल किया था। दक्षिण अफ्रीका में अपमान के गांधीजी के व्यक्तिगत अनुभव और वहां भारतीयों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव का उनका कड़ा विरोध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके अनुयायियों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा बन गया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव की लगातार भारतीय नेताओं ने निंदा की और यह भारत की विदेश नीति में एक उच्च प्राथमिकता वाला मुद्दा बना रहा। एशियाई भूमि कार्यकाल अधिनियम, जिसे यहूदी बस्ती अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, जून 1946 में कानून बन गया, जिसने भारतीयों को निर्दिष्ट क्षेत्रों तक सीमित कर दिया। 3 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान भारतीय प्रतिनिधि छगला ने संयुक्त राष्ट्र उपसमिति में भारतीय चिंताओं को उठाया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के आम तौर पर एशियाई लोगों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार की आलोचना की, इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन और भारत और अफ्रीका के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों में बाधा माना। भारत द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव, फ्रेंको मैक्सिकन प्रस्ताव, ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप व्यवहार करने का आह्वान किया। दक्षिण अफ्रीका में बसने वाले भारतीय लोगों के लिए भारत का विशेष समर्थन 1950 के दशक के अंत तक जारी रहा। इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्तावों ने दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव के शिकार गैर भारतीय पीड़ितों के लिए सामान्य समर्थन व्यक्त करते हुए दक्षिण अफ्रीका में भारतीय बसने वालों के हितों की जोरदार वकालत की। भारत ने शुरू में मानवाधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय निवासियों के खिलाफ भेदभाव की चिंता उठाई। हालांकि यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि गैरनस्लीय उपचार प्रावधानों के कारण इस मुद्दे को केवल भारतीय निवासियों तक सीमित करना संभव नहीं था। गैरनस्लीय व्यवहार के सिद्धांतों के पालन में भारत को दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव का सामना करने वाले सभी समूहों और समुदायों को अपना समर्थन बढ़ाना था। इसके अलावा भारतीय निवासियों के लिए विशेष समर्थन ने अफ्रीका के अन्य हिस्सों में नेहरू के दृष्टिकोण का खंडन किया। नेहरू ने भारतीय निवासियों को लगातार अफ्रीकी हितों को प्राथमिकता देने की सलाह दी थी और उन्हें विशेष पदों या विशेषाधिकारों की तलाश करने के बजाय अफ्रीकी आकांक्षाओं के साथ एकीकृत होने के लिए प्रोत्साहित किया था। इस समय के दौरान
1950 में समूह क्षेत्र अधिनियम के औपचारिक अधिनियमन ने रंगभेद नीति को संस्थागत बना दिया, जिससे दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और काले अफ्रीकियों दोनों पर प्रभाव पड़ा। इन प्रस्तावों से दक्षिण अफ्रीका में समस्याओं को देखने के लोगों के नजरिए में बदलाव आया। भारत ने काले और भारतीय आबादी के बीच अंतर को पहचानना शुरू कर दिया। 1952 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संसद में अपने भाषण में इस बदलाव का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा, यह मामला अब केवल दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों तक ही सीमित नहीं है, इसे काफी महत्व मिल गया है। इसमें नस्लीय भेदभाव और असहिष्णुता शामिल है, जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की तुलना में अधिक अफ्रीकी लोगों को प्रभावित कर रहा है। सवाल यह है, भारत ने दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति से उत्पन्न नस्लीय संघर्ष के मुद्दे को संबोधित करने के लिए 12 अन्य देशों को प्रभावित किया। यह दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय स्थिति की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना करने में सफल रहा। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की समस्या रंगभेद नीति के साथ जुड़ गई, जिसमें भारतीय और काले अफ्रीकी दोनों शामिल थे। तब भारत की नीति दक्षिण अफ्रीका में बहुमत शासन प्राप्त करने पर केंद्रित थी और भारतीय प्रवासियों की चिंताओं को काले अफ्रीकी निवासियों के साथ जोड़ने की कोशिश की गई थी। मार्च 1946 में अस्थायी प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान नेहरू ने दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार समझौतों को समाप्त करने और राजनयिक संबंधों में कटौती करने का सुझाव दिया। भारतीय वायसराय लॉर्ड वेवेल ने तुरंत इस निर्णय को क्रियान्वित किया। यह साहसिक कदम तब उठाया गया जब भारत ने अपने विदेशी संबंधों में स्वतंत्रता हासिल कर ली थी, लेकिन अभी भी आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा था। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत को आर्थिक सहायता की आवश्यकता के बावजूद इस विकल्प के परिणामस्वरूप व्यापार में 5% की हानि हुई। 1950 के दशक के अंत तक भारतीय मूल के लोगों पीआईओ के मुद्दे को संबोधित करना भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रही। हालांकि 1962 के भारत-चीन युद्ध और अफ्रीका में भारत के अलगाव ने इसका ध्यान केंद्रित कर दिया। चीन और पाकिस्तान से संबंधित राजनयिक समर्थन प्राथमिक चिंता बन गई। समय के साथ भारत ने भोजन में आत्मनिर्भरता हासिल करके, बांग्लादेश का निर्माण करके, परमाणु परीक्षण करके और उपग्रहों को लॉन्च करके अपनी हीन भावना पर काबू पाया। भारत तीसरी सबसे बड़ी कुशल और प्रशिक्षित जनशक्ति वाला देश भी बन गया। इसके आर्थिक विचारों को प्रमुखता मिली, खासकर अफ्रीका जैसे तीसरी दुनिया के देशों में, जहां भारतीय प्रौद्योगिकी और कौशल की प्रतिस्पर्धी कीमत हो सकती है। दक्षिण छतरी ने भारत को अफ्रीका में अपने निर्मित और मूल्यवर्धित सामान बेचने के लिए एक मंच प्रदान किया। पीआईओ का मुद्दा पीछे चला गया क्योंकि यह अब भारत की समसामयिक चिंताओं के साथ जुड़ा नहीं रहा या इसमें योगदान नहीं दिया। रंगभेद की समाप्ति को लेकर भारत का वर्तमान उत्साह केवल भारतीय निवासियों और अश्वेतों की नस्लीय भेदभाव से मुक्ति के कारण नहीं है। यह काफी हद तक दक्षिण अफ्रीका के प्रति अपनी सद्भावना को आर्थिक लाभ में बदलने की भारत की इच्छा से भी प्रेरित है, विशेष रूप से इसकी बड़ी और मजबूत अर्थव्यवस्था तक अनुकूल पहुंच प्राप्त करने की। यह उम्मीद पूरी होगी या नहीं, यह अनिश्चित बना हुआ है, लेकिन इस बार भारत रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में अपने योगदान के बदले में दक्षिण अफ्रीकी भारतीय निवासियों के साथ अनुकूल व्यवहार की उम्मीद नहीं करता है। भारतीय मूल के लोगों पीआईओ के प्रति भारत का दृष्टिकोण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों परिवर्तनों के कारण विकसित हुआ है। अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत ने यूरोपीय निवासियों की तुलना में पीआईओ के लिए समान विशेषाधिकार सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया।
इसने उन्हें विशेष विशेषाधिकार प्राप्त किए बिना अफ्रीकी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि उपनिवेशवाद के बाद प्राथमिकताओं में बदलाव आया। भारत ने अपने अनुभवों से सीखा कि दोहरी वफादारी की उम्मीद करना और नीतिगत ढांचे में पीआईओ को शामिल करना उन्हें भारतीय निवेश के लिए आकर्षित नहीं करता है। अफ्रीकी सरकारों ने भी घरेलू दबावों के कारण इस तरह के समावेशन का विरोध किया। ज़ांज़ीबार, युगांडा, ज़ाम्बिया और अन्य स्थानों में घटनाओं का अनुभव करने वाले पीआईओ ने महसूस किया कि हस्तक्षेप के लिए भारत की सीमित क्षमता को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए भारतीय समर्थन सीमित था। ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से पीआईओ अफ्रीकी राज्यों का हिस्सा बन गए, जिससे पीआईओ मुद्दे का महत्व कम हो गया। 1970 और 80 के दशक में भारत की आक्रामक कूटनीतिक और आर्थिक पहल के बावजूद पीआईओ मुद्दे पर बहुत कम ध्यान दिया गया। भारत ने शायद पूर्वी अफ्रीकी अनुभव से सीखा है कि रंगभेद विरोधी संघर्ष में भारत के योगदान के बदले में दक्षिण अफ्रीकी भारतीय निवासियों के लिए विशेष उपचार की उम्मीद करना अवास्तविक और प्रतिकूल था। वास्तविक चुनौती तब उत्पन्न होती है जब दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय निवासियों को आर्थिक और सामाजिक पुनर्गठन कार्यक्रम में योगदान देने की आवश्यकता हो सकती है। काले समूहों का दबाव और मांगें सामने आई हैं, जो भारत की नीति के लिए एक परीक्षण का संकेत है। पूर्वी अफ्रीकी भारतीयों के विपरीत दक्षिण अफ्रीकी भारतीय भारत से लंबे समय तक अलग-थलग रहने के कारण भारत के प्रति निर्भरता का रवैया नहीं रखते हैं। इस प्रकार भारत पीआईओ से अस्तित्वहीन अपेक्षाओं का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय नीति में पीआईओ का कोई स्थान नहीं है। गतिशीलता का विकास जारी है और पीआईओ की भूमिका अधिक प्रमुख हो सकती है, खासकर दक्षिण अफ्रीका में बदलती परिस्थितियों के संदर्भ में। खाड़ी क्षेत्र में भारतीय प्रवासी 1970 के दशक में तेल की खोज के कारण बड़ी संख्या में भारतीय खाड़ी क्षेत्र में चले गए। कई लोगों को विस्तारित अवधि के लिए रोजगार मिला, भले ही वे स्थानीय नागरिक नहीं बन सके या स्थानीय नागरिक नहीं बन सके। इसके चलते उन्हें अपनी सारी कमाई और बचत वापस भारत भेजनी पड़ी। इस मजबूर प्रत्यावर्तन ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ावा दिया, जो 1990 के दशक की शुरुआत में दुर्लभ था। भारत सरकार ने इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए निर्णायक कार्रवाई की। उन्होंने विदेशी मुद्रा के प्रत्यावर्तन के लिए बैंकिंग सुविधाओं में सुधार किया और विदेशी मुद्रा जमा पर ब्याज दरों में वृद्धि की। पश्चिम एशियाई देशों में भारतीय प्रवासी श्रमिकों के कल्याण को संबोधित करना प्राथमिकता बन गई। सरकार ने कार्यबल के शोषण और निर्वासन को रोकने के लिए भर्ती एजेंटों के पंजीकरण को अनिवार्य करते हुए नीतियां बनाईं और कानून बनाए। भारतीय प्रवासी नीतियों में बदलाव को दर्शाते हुए एक हालिया घटनाक्रम में सरकार ने खाड़ी क्षेत्र में भारतीय प्रवासियों के लिए एक विशेष बीमा योजना शुरू की है। चिंतन और क्रिया 15.2 खाड़ी क्षेत्र में प्रवास करने वाले लोगों के साथ प्रवासी भारतीयों के बारे में भारतीय सरकार की धारणा किस प्रकार बदल गई है? भारत सरकार ने विदेशों से धन आकर्षित करने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए हैं? चिंतन और कार्रवाई 15.2 खाड़ी क्षेत्र में प्रवासी भारतीयों के बारे में भारत सरकार की धारणा का विकास। इग्नू में एक छात्र के रूप में, जिसे खाड़ी क्षेत्र में प्रवासी भारतीयों के संबंध में भारत सरकार की उभरती धारणाओं की खोज करने का काम सौंपा गया है, उसके लिए ऐतिहासिक संदर्भ, नीतिगत बदलाव और विदेशों से धन को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए ठोस उपायों पर गौर करना जरूरी है। भारत से खाड़ी क्षेत्र में लोगों का प्रवास एक महत्वपूर्ण घटना रही है,
जिसने आर्थिक और सामाजिक दोनों परिवर्तनों में योगदान दिया है। भारत सरकार की बदलती धारणाएं प्रवासी भारतीयों के बढ़ते महत्व और उनके द्वारा घर वापस भेजे जाने वाले धन के प्रति एक गतिशील प्रतिक्रिया को दर्शाती है। ऐतिहासिक संदर्भ। खाड़ी प्रवास की लहर 1960 के दशक में शुरू हुई, जब खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के देशों ने तेल उछाल के कारण तेजी से विकास करना शुरू कर दिया। भारतीय मजदूर मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से इन तेल समृद्ध देशों में अवसरों की तलाश करते थे। समय के साथ प्रवासी भारतीयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिन्होंने न केवल मेजबान देशों की अर्थव्यवस्थाओं में बल्कि भारत के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में भी योगदान दिया। बदलती धारणाएं। पिछले कुछ वर्षों में खाड़ी प्रवासियों के बारे में भारत सरकार की धारणा काफी विकसित हुई है। प्रारंभ में खाड़ी में प्रवासन को एक अस्थायी घटना के रूप में देखा गया था। कुछ वर्षों के बाद श्रमिकों के लौटने की उम्मीद थी। हालांकि जैसे जैसे प्रवासी भारतीयों ने इन देशों में जड़ें जमाईं, घर वापस प्रेषण भेजा और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में योगदान दिया, सरकार के दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव आया। खाड़ी प्रवासी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक संपत्ति बन गए, जिन्होंने देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भुगतान संतुलन को स्थिर करने में मदद की। सरकार ने न केवल आर्थिक योगदानकर्ताओं बल्कि सांस्कृतिक राजदूतों के रूप में भी उनकी भूमिका को स्वीकार करते हुए प्रवासी भारतीयों के साथ सकारात्मक संबंध को बढ़ावा देने की आवश्यकता को पहचाना। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदम। प्रवासी सहभागिता कार्यक्रम। भारत सरकार ने खाड़ी प्रवासियों के साथ जुड़ाव और समावेशिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए। प्रवासी भारतीय दिवस, एक वार्षिक कार्यक्रम, सरकार और प्रवासी भारतीयों के बीच बातचीत का एक मंच बन गया, जो उनकी चिंताओं को दूर करने और उनके योगदान का जश्न मनाने का अवसर प्रदान करता है। राजनयिक आउटरीच। मेजबान देशों के साथ राजनयिक संबंधों के महत्व को पहचानते हुए भारत सरकार भारतीय श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से बातचीत में लगी हुई है। भारतीय प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा और श्रम शोषण जैसे मुद्दों के समाधान के लिए द्विपक्षीय समझौते स्थापित किए गए थे। वित्तीय प्रोत्साहन। प्रेषण को आकर्षित करने के लिए सरकार ने ऐसी नीतियां पेश की जो आसान और लागत प्रभावी निधि हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है। इसमें बैंकिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, लेन देन लागत को कम करना और आधिकारिक चैनलों के माध्यम से प्रेषण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना शामिल था। कौशल विकास पहल। प्रवासी भारतीयों के विविध कौशल सेटों को स्वीकार करते हुए सरकार ने खाड़ी देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश किया। इससे न केवल भारतीय श्रमिकों की रोजगार क्षमता में वृद्धि हुई बल्कि कुशल श्रम के स्रोत के रूप में भारत की धारणा भी बढ़ी। सामाजिक सुरक्षा उपाय। विदेशी भूमि में प्रवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझते हुए सरकार ने सामाजिक सुरक्षा उपायों को लागू किया। इसमें बीमा योजनाएं, स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान और कानूनी मुद्दों को संबोधित करने के लिए तंत्र शामिल है, जो विदेशों में भारतीय श्रमिकों की भलाई सुनिश्चित करते हैं। दोहरी नागरिकता और विदेशी नागरिकता। सरकार ने प्रवासी भारतीयों और उनकी मातृभूमि के बीच बंधन को मजबूत करने के लिए ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन (PIO) जैसी योजनाएं शुरू की। इन पहलों ने प्रवासी भारतीयों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए, जिससे उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा मिला। निवेश प्रोत्साहन। प्रवासी भारतीयों की वित्तीय क्षमताओं को पहचानते हुए
सरकार ने सक्रिय रूप से भारत में निवेश को प्रोत्साहित किया। राष्ट्रीय विकास के साथ आर्थिक हितों को जोड़ते हुए एनआरआई अनुकूल निवेश नीतियों और प्रवासी भारतीयों के लिए भारत में परियोजनाओं और व्यवसायों में निवेश करने के अवसर पेश किए गए। संकट प्रबंधन। प्राकृतिक आपदाओं या भूराजनीतिक तनाव जैसे संकट के समय में सरकार ने खाड़ी क्षेत्र में अपने नागरिकों की सुरक्षा और निकासी के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित और समन्वित प्रयास किए गए। निष्कर्षतः खाड़ी प्रवासियों के संबंध में भारत सरकार की धारणा इसे केवल प्रेषण के स्रोत के रूप में देखने से लेकर इसके बहुमुखी योगदान को पहचानने तक विकसित हुई है। उठाए गए ठोस कदम विदेश में व्यक्तियों और बड़े पैमाने पर राष्ट्र दोनों के पारस्परिक लाभ के लिए प्रवासी भारतीयों की क्षमता को शामिल करने, संरक्षित करने और लाभ उठाने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। भारत सरकार और खाड़ी प्रवासियों के बीच संबंध बढ़ते वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सहजीवी प्रकृति का उदाहरण देते हैं। 15.5 प्रवासी भारतीयों के प्रति भारतीय राज्य की सक्रिय रुचि। 1990 के दशक की शुरुआत से भारत सरकार ने भारतीय प्रवासियों में सक्रिय रुचि दिखाई है। प्रारंभ में यह रुचि खाड़ी क्षेत्र और उत्तरी अफ्रीका में अनिवासी भारतीयों एनआरआई से विदेशी प्रेषण की स्वीकृति से जगी थी, जिसने भारत की विदेशी आरक्षित आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1990 के दशक की शुरुआत में जैसे ही उदारीकरण शुरू हुआ, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए एनआरआई और विदेश में बसने वाले भारतीय लोगों को शामिल करने की मांग की। निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने एनआरआई के लिए बैठकें आयोजित की और विभिन्न प्रोत्साहन दिए। भारत के वैश्वीकरण प्रयासों में भारतीय मूल के व्यक्तियों पीआईओ को भी एक प्रासंगिक विदेशी खंड के रूप में लक्षित किया गया था। हालांकि ऐतिहासिक विचारों को देखते हुए कांग्रेस सरकार अपने नीतिगत ढांचे में पीआईओ को शामिल करने में सतर्क और धीमी थी। जब भारतीय जनता पार्टी भाजपा सत्ता में आई तो इस वर्ग के प्रति दृष्टिकोण तेजी से बदल गया। ऐतिहासिक रूप से भाजपा का समर्थन आधार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने विदेशी हिंदू निवासियों के साथ लोगों के बीच घनिष्ठ संपर्क बनाए रखा। भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों से पीआईओ को अलग करने की पिछली नीति के विपरीत भाजपा ने सक्रिय रूप से भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों के साथ उनके जुड़ाव की वकालत की। भाजपा ने नई दिल्ली में भारतीय मूल के सांसदों के पहले सम्मेलन की सुविधा प्रदान की। भारतीय प्रवासियों पर नीतिगत सिफारिशें प्रदान करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की स्थापना की गई, जिसके परिणामस्वरूप 9 जनवरी को वार्षिक प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया और प्रतिष्ठित पीआईओ और एनआरआई के लिए भारत सम्मान पुरस्कार दिए गए। समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने 2006 में पीआईओ कार्ड जारी किया, जो अन्य विदेशी नागरिकों की तुलना में पर्याप्त लाभ प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त जनवरी 2006 में भारत ने दोहरी नागरिकता योजना के तहत प्रवासी भारतीय नागरिकता ओआईसी की शुरुआत की। इन परिवर्तनों ने पीआईओ को भारत को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की अनुमति दी। 1990 के दशक के मध्य तक दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर पीआईओ के पास अपने द्वारा अपनाए गए देशों के प्रति वफादारी प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त समय था, जो आत्मविश्वासी और समृद्ध पहचान समूहों के रूप में उभरे। नेहरू युग की नीति के विपरीत, जहां पीआईओ को सक्रिय रूप से अलग कर दिया गया था, भाजपा सरकार ने उनके संभावित आर्थिक और राजनयिक समर्थन को मान्यता दी। 1990 के दशक तक
भारतीय समेत प्रवासी भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य पहचान ताकतों के रूप में देखा जाने लगा। इस परिवर्तित परिदृश्य में 1990 के दशक में भारत की सक्रिय रुचि साम्राज्यवादी डिजाइनों या नस्लवादी प्राथमिकताओं से प्रेरित नहीं थी, जैसा कि नेहरू के समय में माना गया था। 15.6 निष्कर्ष। हमारा लक्ष्य आपको भारत सरकार द्वारा अपने प्रवासी भारतीयों के प्रति उठाए गए विभिन्न कार्यों का एक व्यापक अवलोकन देना है। हमने देखा कि ये नीतियां और स्थितियां कैसे विकसित हुई, गांधी से शुरू करके और फिर नेहरू की नीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। हालांकि इंदिरा गांधी के समय में भारत अपने प्रवासी भारतीयों को कैसे देखता था, इसमें कुछ बदलाव हुए। एक महत्वपूर्ण बदलाव तब हुआ जब खाड़ी क्षेत्र से प्रेषण ने विदेशी मुद्रा भंडार को प्रभावित करना शुरू कर दिया। हाल के दिनों में सरकार प्रवासी भारतीयों, विशेषकर पश्चिमी देशों के अनिवासी भारतीयों (NRI) के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। हमने इस अध्याय में भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) और NRI के बीच भेदभाव के आसपास की राजनीति पर भी चर्चा की।